जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हिंदी बाय पचौरी सर चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी मित्रों से काफ़ी समय बाद जुड़ पा रहा हूं। इस समय शासकीय कार्य की व्यस्तता बहुत अधिक है। इस व्यस्ततम समय में थोड़ा सा समय निकाल कर लाया हूं। यहाँ कुछ आपको बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही मित्रों कि जाना तो जाना, जाना तो जाना, न जाना कुछ भी। मित्रों, यहाँ आप चाहे हिंदी पढ़ रहे हों, अंग्रेजी पढ़ रहे हों, गणित पढ़ रहे हों, भूगोल, इतिहास, किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जब आप उसमें निरंतर अध्ययन करते हैं तो आप कुछ ना कुछ निरंतर नया सीखते हैं। जब आज वर्तमान में जेल प्रहरी की भर्ती आई है तो आप सभी निरंतरता के साथ उसमें अध्ययन करने लगे हुए हैं। मित्रों, यहाँ आप उस निरंतरता के साथ स्मार्ट स्टडी जरूर करें। व्यापम द्वारा या वर्तमान पीईबी कहते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पिछली बार जेल प्रहरी के जो भी एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराए हैं, उन एग्जाम को, उन प्रश्न पत्रों को आप जरूर हल करने का प्रयास करें। चाहे वह गणित, हिंदी, विज्ञान या अन्य किसी भी विषय का हो, आप प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर लगाएं। इससे आपको आपकी कमी का पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, और इन गलतियों से आप सीखें। और वहाँ जब आप प्रत्येक प्रश्न को सही कर कर आते हैं तो आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ चुके होते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुंग गई खेत। इन कहावतों से आप सीखने का प्रयास करें। यदि आपने एग्जाम हॉल में गलती कर दी और फिर आप पछताओ कि यदि हमने पिछले प्रश्न पत्रों को हल कर लिया होता, यदि ये गलतियां हमने पिछले प्रश्न पत्रों में कर चुके होते, तो आज आप वर्तमान में इनको गलती नहीं करते। मित्रों, निरंतर जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपको आपकी कमियों का पता चलता है। इन कमियों को जब आप दूर करेंगे, क्योंकि एक एक अंक आपको सफलता की ओर ले जाता है। और कई मित्र मेरे, जो मेरे साथी हैं, कहते हैं कि एक अंक से हमारा सिलेक्शन रुक गया। तो मित्रों, इस एक अंक की कमी को आप दूर जब कर सकते हैं जब आप पिछले प्रश्न पत्रों को या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बार बार सॉल्व करते हैं। जिन प्रश्नों में आप गलती करते हैं उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। उस एक अंक के लिए हमें यह सब करना जरूरी है, क्योंकि जब आप इन सब प्रश्न पत्रों को हल करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बार बार सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए वह सफलता निश्चित हो जाती है। और उस एक अंक का जो अंतर आपकी सफलता को बाधित कर रहा था, उसे आप पार कर जाते हैं। यहाँ मैं आपको हिंदी व्याकरण का अध्ययन कराने वाला हूँ, और संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अध्ययन की मैंने आपसे बात कही है, लेकिन निरंतरता का मेरे पास अभाव है। व्यस्ततम समय में आपके लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। आज व्याकरण के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, व्याकरण की शुरुआत हम कहाँ से मानते हैं? तो मित्रों, प्रसिद्ध ग्रंथ आपने सुना है, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है। तो यहाँ का संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जिसे महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया। यह व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वहीं महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्द अनुशासन कहा है। इस शब्द अनुशासन का मतलब क्या है मित्रों? कि भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, वह व्यक्ति भी हिंदी भाषा को, यदि हिंदी क्षेत्र का है, तमिल क्षेत्र का है तो तमिल भाषा को, यदि तेलुगु क्षेत्र का है तो तेलुगु भाषा को, कन्नड़ क्षेत्र का है तो कन्नड़ भाषा को वह बोल सकता है। इसका कारण है कि वह बचपन से उस माहौल में, उस माध्यम में रहा है, जिस भाषा को वह सुनता है वह उसको सीख लेता है। लेकिन शुद्ध अध्ययन, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, उस शुद्धता के ज्ञान के लिए हमें व्याकरण को सीखने की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा के व्याकरण की शुरुआत वर्णमाला से होती है, और चूंकि हम हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी व्याकरण की बात करें, तो इसकी शुरुआत हम वर्णमाला से करते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर
MPPV द्वारा प्रत्येक बार 52 दिया हुआ है। आपको अलग अलग व्याकरण ग्रंथों में अलग अलग तरीके से वर्णों की परिभाषा दी गई है, कहीं 49, कहीं 50, कहीं 51, कहीं 52। तो आपको अभी व्यापम के अनुसार इसका आंसर 52 देना है। वहीं स्वरों की संख्या को लेकर भी कई बार संदेह उत्पन्न होता है, तो आप यहाँ ध्यान रखें, स्वरों की संख्या का आंसर आपको 11 देना है, क्योंकि व्यापम द्वारा प्रत्येक बार इसका आंसर 11 दिया है। वहीं व्यंजनों की संख्या की बात करूं तो प्रत्येक बार व्यापम द्वारा प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक बार आंसर इसका 33 आया है। लेकिन व्यंजनों के भेद की बात करेंगे, स्वरों के भेद की बात करेंगे, तो अलग अलग तरीके के प्रश्न बनते हैं। यदि आपने मेरे टेस्ट पेपर दिए होंगे तो उन टेस्ट पेपरों में इनके आपको प्रश्न भी मिले होंगे, और यदि आपने अच्छे से उन टेस्ट पेपरों को सॉल्व किया होगा तो आपको डाउट भी आए होंगे, और इन डाउट को आप दूर कर सकते हैं जब मैं व्याकरण के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जब इन वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका प्रत्येक प्रश्न का संदेह दूर हो जाएगा। इसके बाद भी आपको संदेह मन में रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं यह आपको कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बात करें वर्णमाला की, वर्णमाला से भी प्रश्न बनता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम, एक शब्द में, एक सेंटेंस में आप कहें कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के अंतर्गत हम स्वर और व्यंजनों का अध्ययन करेंगे मित्रों। तो स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति कैसे हुई, या कहें वर्णमाला की उत्पत्ति कैसे हुई? तो किसी भी वर्ण को बोलने के लिए ध्वनि की आवश्यकता होती है, और ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए वायु या हवा की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब उसको एक माध्यम मिलता है, और माध्यम क्या है? वायु या हवा। मौखिक रूप में मैं अभी वर्तमान में भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं वह भाषा का मौखिक रूप है, और इस मौखिक रूप में हम ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं। और इस ध्वनि की उत्पत्ति कब हो रही है? जब उसे माध्यम की सहायता मिल रही है, वायु या हवा की सहायता मिल रही है। तो इस हवा या वायु के माध्यम से ही हम संपूर्ण वर्णमाला के उच्चारण को संभव कर पाते हैं। इस संपूर्ण वर्णमाला के उच्चारण को समझने के लिए हमें समझना होगा कि मुख के किस भाग से वायु टकराती है और किस भाग के टकराने से किस वर्ण की उत्पत्ति होती है। इसको आप समझें ध्यान से, क्योंकि यहाँ जब बहुत ही शुरुआत से प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वहाँ पूछा जाता है कि मित्रों का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। या स्वर की बात करें तो पूछता है कि आ का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो आपको स्वर और व्यंजन प्रत्येक के बारे में पता होना चाहिए कि मुख के किस भाग से स्वर के वर्ण की उत्पत्ति होती है, व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति मुख के किस भाग से होती है, इन वर्णों का क्रम क्या है, इन सभी को हम वर्णमाला के अंतर्गत देखेंगे। वर्णमाला के भेद किस आधार पर किए गए हैं, स्वरों के भेद किस किस आधार पर हैं, व्यंजनों के भेद किस किस आधार पर हैं। तो यहाँ वर्णमाला को बहुत विस्तार से हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं फिर कहता हूँ कि समय और निरंतरता जरूरी है, लेकिन व्यस्ततम समय में आपके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालकर मैं आपको यहाँ निरंतर हिंदी व्याकरण का अध्ययन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने स्तर पर अपना प्रयास निरंतर जारी रखें। यहाँ आज हमने जाना कि व्याकरण क्या है और वर्णमाला क्या है। तो इनके उच्चारण को लेकर कि स्वरों का उच्चारण मुख के किस स्थान से होता है, व्यंजनों का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने से पहले मुख की संरचना को देखें। तो यह आपका मित्रों, यदि मुख की बात करें तो यह आप एक मुख बना लें। इसमें आपकी आँख है, आपकी नाक है, और ये आपका मुंह है, और यहाँ आप कहीं कंठ मान लें अपना। इस कंठ के माध्यम से ही हम उच्चारण करते हैं काफ़ी वर्णों का। तो आप देखें कि कंठ और आपके मुख के अंदर मित्रों दो शब्द आपने या तो सुने होंगे, जो विद्यार्थी हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं उन्होंने सुना होगा, कंठ और मूर्धा। मूर्धा शब्द आपने सुना होगा। मूर्धा के बाद आता है आपका तालु, आपके दंत यानी आपके दांत, और ओष्ठ। तो कंठ, मूर्धा
तालु, दंत और ओष्ठ। जब आप आपके मुख की संरचना को देखेंगे तो यहाँ इन सभी से टकराकर वायु उन वर्णों का उच्चारण करती है। या तो हवा कंठ से टकराएगी, मूर्धा से टकराएगी, तालु से, दंत से, ओष्ठ से। तो हवा इन सभी पांचों मुख के भागों से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है और इन ध्वनियों को हम वर्णों की संरचना के रूप में देखेंगे और इन वर्णों के क्रम से वर्णमाला का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम हम कंठ की बात करें तो कंठ आप सभी परिचित हैं कि गले को हम कंठ कहते हैं। यहाँ कंठ से जो वर्णों का उच्चारण होगा, जिन ध्वनियों का उच्चारण होगा, उन्हें हम कंठ ध्वनि कहेंगे। जहाँ तालु से टकराकर जिन ध्वनियों का उत्पन्न होगा उन्हें हम तालव्य ध्वनि कहेंगे। मूर्धा से टकराकर जिन ध्वनियों का उत्पन्न होंगी उन्हें हम मूर्धन्य ध्वनि कहेंगे। दंत से टकराकर जिन ध्वनियों का उच्चारण होगा उन्हें दंत ध्वनि कहेंगे। जिनका उच्चारण ओष्ठ से टकराकर होगा उन्हें ओष्ठ ध्वनि कहेंगे। तो मुख में कंठ का स्थान आपको पता चल गया। मूर्धा और तालु क्या होती है? तो मूर्धा और तालु को देखने के लिए मैं एक बहुत ही व्यवस्थित चित्र अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाएं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां से आप मुख के मूर्धा और तालु को चित्र के माध्यम से समझ पाएंगे कि मूर्धा मुख में किस स्थान पर है और तालु जो दांतों के ऊपर का भाग होता है उसे हम तालु और उसके पीछे का भाग मूर्धा कहलाता है। तो तालब और मूर्धा को आप चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि दांत का पिछला हिस्सा मूर्धा और तालु के रूप में स्थित होता है, जिसे हम चित्र के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे और आप टेलीग्राम ग्रुप से उन चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स करें। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें, वहां से आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं और आप इन्हें जरूर समझने का प्रयास करें कि मुख में किस स्थान पर कंठ है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है। साथ में जब इन ध्वनियों का उच्चारण करना मैं आपको बताऊंगा तब इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप में जो मैं पिक आपके लिए भेजूंगा वहां से भी आप समझने का प्रयास जरूर करें। दंत से आप सभी परिचित हैं, ओष्ठ से भी आप सभी परिचित हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कंठ से किन ध्वनियों को वर्णों का निर्माण हुआ है, मूर्धा से किन ध्वनियों का या किन वर्णों का निर्माण हुआ है। तो इन सभी ध्वनियों के साथ साथ हम वर्णमाला को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आज दो प्रश्न आपके लिए दो प्रश्नों के साथ आपको इस वीडियो में छोड़कर जा रहा हूं कि मित्रों यदि आपको पता है तो आप जरूर आंसर दें कि भाषा की मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है और भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इन दो प्रश्नों का आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। नेक्स्ट वीडियो में इन पर विस्तार से चर्चा करूंगा, साथ ही वर्णमाला के बारे में भी हम विस्तार से देखेंगे। तो मित्रों आप निरंतर अपना अध्ययन जारी रखें। वर्णमाला को आप एक बार जरूर पढ़ लें। आपके पास जो भी व्याकरण की पुस्तक है वहाँ से आप संपूर्ण स्वरों का, संपूर्ण व्यंजनों का अध्ययन जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से स्वर और व्यंजन समझ में आएंगे। साथ ही हम संपूर्ण वर्णमाला को समझेंगे तो स्वरों के भेद को भी देखेंगे कि किस किस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, किन आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। साथ ही हम इनके प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा। जो टेस्ट पेपर मैंने अपलोड किए हैं उनको भी आप जिन विद्यार्थियों ने नहीं दिए हैं उन टेस्ट पेपरों को, तो उन टेस्ट पेपरों को भी सॉल्व करने का प्रयास करें। आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक दूंगा, साथ ही सभी टेस्ट पेपरों की लिंक भी देने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।